नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक देश में हुई क्रांति ने देखते ही देखते पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा एक आइडिया था, वो कौन सी एक सोच थी जिसने पूरे यूरोप को एक नया रूप दे दिया। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और वो पावरफुल आइडिया था राष्ट्रवाद। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। देश प्रेम, यानी अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए एक जुड़ाव और गर्व की गहरी भावना। लेकिन एक मिनट, इस राष्ट्र के विचार से पहले दुनिया कैसी थी? मतलब जब ये राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं, तब समाज कैसा दिखता था? तब था निरंकुश शासन का दौर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा की शक्ति पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं। राजा ने जो कह दिया बस वही कानून था। और इस पूरे सिस्टम का चेहरा था फ्रांस का राजा लुई 16वां, एक ऐसा शासक जो सच कहें तो इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं था। अपनी जनता की मुसीबतों से बेखबर वो अपनी शान शौकत में डूबा हुआ था। और बस यहीं से क्रांति की जमीन तैयार होने लगी। सोचिए, एक तरफ अयोग्य राजा, दूसरी तरफ एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो अब सवाल उठा रहा था। ऊपर से आम लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और रही सही कसर लोगों की आज़ादी पर लगी पाबंदियों ने पूरी कर दी। कुल मिलाकर माहौल एकदम विस्फोटक हो चुका था। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1789, जब क्रांति की आग भड़क उठी। ये वो मोड़ था जब पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी गई और लोगों की पहचान राजा की प्रजा से बदलकर देश के नागरिक में तब्दील हो गई। ये साल 1789 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये फ्रांसीसी क्रांति की ऑफिशियल शुरुआत है। ये वो साल था जब लोगों ने मिलकर कहा, बस बहुत हुआ, और सदियों से चली आ रही राजशाही के खात्मे का ऐलान कर दिया। क्रांति से पहले का आइडिया बड़ा सिंपल था। लोग किसी देश के नहीं बल्कि एक राजा की प्रजा होते थे। उनकी पहचान सिर्फ उनके शासक से थी। वो एक तरह से राजा की संपत्ति माने जाते थे। लेकिन क्रांति ने दो जबरदस्त नए विचार दिए, ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितोयन यानी नागरिक। अब लोग एक साझा जमीन का हिस्सा थे। वो अब सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि अधिकार और कर्तव्यों वाले नागरिक थे। इस नई सामूहिक पहचान को बनाने के लिए कई प्रैक्टिकल कदम भी उठाए गए, जैसे पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा नीला, सफेद और लाल अपनाया गया। सत्ता को राजा के हाथ से लेकर नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़े बदलाव आए। पूरे देश में एक जैसा नाप तौल का सिस्टम लागू किया गया। देश के अंदर व्यापार पर लगने वाले टैक्स खत्म कर दिए गए और सबसे जरूरी, फ्रेंच को राष्ट्र की आम भाषा बना दिया गया ताकि सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। लेकिन क्रांतियां अक्सर अपने साथ उथल पुथल भी लाती हैं, और इसी माहौल के बीच से एक ऐसा शख्स उभरा जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप की कहानी बदल दी। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये टाइमलाइन नेपोलियन के दौर को समझने में हमारी मदद करती है। 1789 में क्रांति शुरू होती है, 1804 में वो अपना मशहूर नेपोलियनिक कोड लाता है, और फिर 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार के साथ ये युग खत्म हो जाता है। वाकई एक तूफानी सफर था। नेपोलियन का किरदार बड़ा दिलचस्प है। उसके दो चेहरे थे। एक तरफ वो एक सुधारक था जिसने सिविल कोड से सबको एक कानून के दायरे में लाया, एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाया। वहीं दूसरी तरफ वो एक तानाशाह था। उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म किया, खुद को सम्राट बना लिया और पूरे यूरोप को जंग में धकेल दिया। उसका 1804 का नेपोलियनिक कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पता है क्यों? क्योंकि इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया, संपत्ति के अधिकार को पक्का किया और किसानों को भूदास्ता से आजाद कराया। एक तरह से उसने क्रांति के कई बड़े आइडियाज को कानूनी जामा पहना दिया। तो फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा था वो फ्रांस की सीमाओं में कैद नहीं रहा। क्रांति के विचार एक वायरस की तरह पूरे यूरोप में फैलने लगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने उस वक्त एक बहुत मशहूर बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये लाइन उस दौर की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। फ्रांस में हुई एक छोटी सी घटना का असर भी पूरे महाद्वीप पर पड़ता था।
जैसे जैसे क्रांति की खबर फैली, यूरोप के अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। इन क्लब्स में वो क्रांति के नए विचारों पर बातें करते थे, बहस करते थे और उन्हें फैलाने का काम करते थे। ये क्लब्स एक तरह से आइडियाज के हॉटस्पॉट बन गए थे। तो कुल मिला के इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्श दिए। इसी क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को हवा दी। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ और आने वाले सभी राजनीतिक बदलावों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राष्ट्रवाद की ये भावना जो कभी यूरोप में जन्मी थी, आज भी दुनिया को जोड़ने और तोड़ने का काम कैसे कर रही है, इस पर सोचिएगा जरूर।